आज दिनांक 24 फरवरी 2021 को मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाषा विज्ञान में शब्द, अर्थ के बारे में, वाक्य के बारे में और अन्य भाषाई तत्वों के बारे में बताया जाता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं मात्र 3 हैं: अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष और अर्थादेश। शब्द और अर्थ का संबंध वाणी और अर्थ के समान है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, तुलसीदास ने कहा है। वैसे ही कालिदास ने कहा है, वाग अर्थावयु संपृक्तौ वाग अर्थे प्रतिपत्तये। वाग और अर्थ का जिस प्रकार से भेद होते हुए भी अभेद है, उसी प्रकार से राम और सीता में भेद होते हुए भी दोनों में अभेद संबंध है। तो ऐसे ही 3 दिशाएं हुई: अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष और अर्थादेश। उसी को अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच भी कहा जाता है। अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष को अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच भी कहा जाता है। अर्थादेश तो सामान्य रूप से दोनों वर्गों में स्थिर है ही। तो अर्थात अर्थोत्कर्ष का संधि विच्छेद होगा अर्थ जोड़ उत्कर्ष। जहाँ पर अर्थ का उन्नयन हो, निम्न से ऊंची जगह पर अर्थ पहुँचे, वहाँ पर अर्थोत्कर्ष होता है। जैसे करपट शब्द, करपट कहा जाता था पहले फटे हुए वस्त्र को। उसी का तद्भव रूप कपड़ा हुआ और अब कपड़ा नए के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। नया कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ, नई साड़ी खरीदने जा रहा हूँ, नया कपड़ा सिलाया जा रहा है। तो करपट का अर्थोत्कर्ष हुआ, बल्कि अर्थ विस्तार भी हुआ। सिर्फ फटे हाल में कपड़े का जो सूचक था करपट शब्द, वह नए और पुराने कपड़े के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। इसलिए उसका अर्थोत्कर्ष हुआ, अर्थ विस्तार हुआ। इसी ढंग से पहले स्याही जो काले रंग की होती थी, स्याह का अर्थ होता है काला, तो स्याही प्रयुक्त होती थी काले रंग की। और आज लाल स्याही है, नीली स्याही है, पीली स्याही है, हरी स्याही है और काली स्याही तो है। यानी अब स्याही का भी अर्थ विस्तार हो गया। स्याही का अर्थ काला अब नहीं रहा। शादी के जो कार्ड छपते हैं उसमें लाल स्याही का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्याही का मूल अर्थ काला है।
उस स्याही का अर्थोत्कर्ष हो गया, अर्थ विस्तार हो गया। इसी ढंग से पहले था तेल शब्द। तेल शब्द बनता था तिल से। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कबीरदास ने कहा है कि जिस प्रकार से तिल में तेल रहता है, जिस प्रकार से चकमक पत्थर में आग रहती है, उसी प्रकार से ऐ मनुष्य तुम्हारा जो स्वामी है तुम्हारे भीतर रहता है। यदि जग सको तो जाग जाओ, उसका दीदार कर लो। लेकिन अब तेल का अर्थ विस्तार भी हुआ, अर्थोत्कर्ष भी हुआ। अर्थ विस्तार इसलिए कि मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, अंडी का तेल और तीसी का तेल इत्यादि शब्द चल पड़े हैं, इसलिए उस तेल का भी अर्थ विस्तार हुआ है। लेकिन कहीं कहीं अर्थ संकोच भी होता है। जो व्यापक अर्थ में होता था वह संकुचित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाले जितने थे सबको जलज कहा जाता था, कहा जाना भी चाहिए। लेकिन अब वह जलज है संकुचित हो गया, एकमात्र सीमित हो गया, वह भी कमल के रूप में। अब जलज को मछली नहीं कहा जाता है, जलज को घड़ियाल नहीं कहा जाता है, जलज को सीप नहीं कहा जाता है। ये सभी जल के जीव हैं, जल में जन्म लेने वाले हैं। इसी प्रकार से पाखाना शब्द है, जहाँ पर पैर को रखा जाता था उसको पाखाना कहते थे। खास करके मल त्याग के क्रम में पैर को विशेष स्थान पर रख करके लोग क्रिया संपन्न करते थे। अब आज उसका अर्थ संकोच हो गया है और मल त्याग की क्रिया को ही पखाना कहा जा रहा है। ऐसे ही लिंग, लिंग सूचक होता था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग संकेतक होता था, सूचक संकेतक का अर्थ लिंग होता था। लिंग, अब लिंग एक अंग, गुह्य अंग प्रदेश को लिंग कहते हैं। इस कारण लिंग का भी अर्थ संकोच हुआ है। इसी ढंग से कई ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुत परिवर्तन हुआ है, खासकर तत्सम रूप श्लील अर्थ में प्रयुक्त हुआ और तद्भव रूप अश्लील अर्थ में। जैसे शब्द है गर्भिणी, महिला के लिए गर्भिणी शब्द का प्रयोग होता है कि उनकी पत्नी गर्भिणी है। लेकिन गर्भिणी का ही तद्भव रूप गाभिन शब्द है और गाभिन का अर्थ संकोच हो गया। वह जानवरों के लिए ही सिर्फ प्रयुक्त हो रहा है, वह मनुष्यों के बारे में नहीं कहा जाता कि अमुक की महिला गाभिन है। महिला के लिए गर्भवती शब्द, जानवरों के लिए गाभिन शब्द। इसी ढंग से बाभन
ब्राह्मण और बाभन मगध क्षेत्र में ब्राह्मण याचकों को कहते हैं, जो यज्ञादि कर्म करते हैं और उसका शुल्क लेते हैं, याचक मांगने वाले। लेकिन अयाचकों को, जो जमीन वाले हैं, उनको बाभन कहा जाता है। तो ब्राह्मण का यहाँ पर अर्थ संकोच हो गया, वह संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि अर्थादेश हो जाता है, पूर्णतः अर्थ बदल जाता है। जैसे कहा जाता है विलायत जाना। विलायत जाना अर्थात मल त्याग करने के लिए जाना, मैदान जाना, उसी के अर्थ में होता है। जितने भी जुगुप्सा परक शब्द हैं, घृणा परक हैं, अश्लील हैं, उनके लिए अर्थादेश जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे प्रारंभ में नंगा और लुच्चा कहा जाता था, जो नग्न रहते थे, अर्थात दिगंबरी जैन, जो लुंचित केश कराते थे, अर्थात बौद्ध। लेकिन बौद्ध और सनातन धर्म में जब विवाद हुआ, जैन धर्म में विवाद हुआ आस्तिकता नास्तिकता का, तो कालांतर में नग्न और लुंचित केश कराने वालों को नंगा और लुच्चा कहा जाने लगा, जो पूर्णतः उस अर्थ से भिन्न अर्थ था। ऐसे ही शब्द है द्रविड़ के कुछ शब्दों का, जैसे पिल्ला। पिल्ला दक्षिण भारत में मनुष्य के बच्चों को कहा जाता है, लेकिन उत्तरी भारत में कुत्तों के बच्चों को कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से ये जो अर्थ परिवर्तन होते हैं, अर्थों परिवर्तन की दिशाएं होती हैं, वे हर समय परिवर्तित होती रहती हैं। मूल रूप से 3 क्षेत्रों में अर्थ का परिवर्तन होता है, 3 दिशाओं में परिवर्तन होता है। अर्थोत्कर्ष या अर्थ विस्तार, अर्थापकर्ष यानी अर्थ का नीचे गिर जाना, या अर्थ संकोच, और तीसरा है अर्थादेश यानी पूर्णतः अर्थ का बदल जाना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो अर्थ है व्यापक अर्थ में था, उच्च अर्थ में था, वह निम्न अर्थ में आ जाता है। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्रपाणी होगा, लेकिन भगवान को सुदर्शन चक्रधारी होने के चलते चक्रपाणी कहा गया।
लंबोदर यानी जिसका पेट बहुत बड़ा है। वह जिसका भी पेट बड़ा होता सबको लंबोदर कहा जा सकता है, लेकिन वह एक क्षेत्र विशेष में सीमित हो गया, संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और वह गणेश का वाचक हो गया। कापालिक क्रियाओं को करने वाला कपाली हो सकता है, लेकिन कपालिक का अर्थ संकोच हुआ और उसका अर्थ हो गया एकमात्र शिव। इसी प्रकार से पहले जो सभा में बैठने की योग्यता रखते थे उन्हें सभ्य कहा जाता था। आजकल सभ्य उनको कहा जा रहा है जिनके पास पर्याप्त संपत्ति है। ज्ञान हो या न हो इससे कोई अर्थ नहीं रखता। उसी प्रकार से एक शब्द था कुशल, जो बिना अपने हाथों को क्षति पहुंचाए यज्ञ और पूजन के लिए कुशों को उखाड़ कर ला देता था, हाथ नहीं कटते थे, उनको कुशल कहा जाता था। लेकिन आज कुशल का अर्थ क्या हो गया? कुशल शब्द वाचक हो गया है पटुता का, दक्षता का, परिपक्वता का, और वह वाचक हो गया है मूल रूप से ठीक ढंग से कार्य करने का। इसलिए कुशल का भी मूल रूप से अर्थ विस्तार हुआ है, अर्थोत्कर्ष हुआ है। इसी ढंग से देखा जाए तो हमारे वैदिक जो मंत्र हैं, जो ऋग्वेद के प्रथम अध्याय हैं, उनमें असुर शब्द का अर्थ है देवता, यानी वह व्यापक अर्थ में था, वह अच्छे अर्थ में था। देवता है असुर का अर्थ। लेकिन बाद के अध्यायों में वह जो असुर शब्द है वाचक हो गया है राक्षसों का, और उसका विलोम शब्द जो सुर है वह देवता का वाचक हो गया। इस प्रकार जो असुर शब्द था व्यापक, शालीन और आदर्श अर्थ वाला था, उसका अर्थ संकोच हो गया, वह सीमित अर्थ में होने लगा। अर्थ का अर्थ गिर भी गया, अर्थापकर्ष उसका हो गया। अर्थ संकोच तो हुआ, अर्थापकर्ष भी हो गया, और वह हो गया राक्षस का वाचक। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ अन्य शब्द हैं उनके अर्थ कल तक भिन्न भिन्न होते थे, आज उनके अर्थ बदल गए हैं। शब्द है चतुर्वेदी, जो 4 वेदों को जानता था वह चतुर्वेदी कहलाता था। आज बिना पढ़े लिखे
व्यक्ति भी यदि किसी चतुर्वेदी के बेटे हैं तो उन्हें चतुर्वेदी कहा जाता है। यानी अब उस दक्षता से उस पात्र का कोई संबंध नहीं रहा। उस शब्द का अर्थ एक जाति विशेष में, एक उपाधि विशेष वाले से जुड़ गया। वहां अध्ययन और अध्यापन का कोई संबंध रहा ही नहीं। पहले मंदिर शब्द का अर्थ था घर। पूरे शब्द के रूप में देखा जाए तो आज जिसे टेम्पल कहा जाता है, जिसे मंदिर कहा जाता था है, उसका मूल नाम देव मंदिर है। लेकिन अब मंदिर, पहले जो घर था उसको भी मंदिर कहा जाता था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं रात्रि में, तो ये देखते हैं कि कई घरों में प्रवेश करके देखते हैं कि शायद सीता हैं, लेकिन सीता नहीं मिलती। तो वहां मंदिर का अर्थ देवालय नहीं है, वहां मंदिर का अर्थ घर है। हर एक घर में घुस घुस करके हनुमान जी देखते हैं कि शायद कहीं सीता मिल जाए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। उसी ढंग से एक शब्द है मृग। जितने भी जानवर हैं सबको मृग कहा जाता है। हाथी के लिए शब्द प्रयुक्त होता था हस्तिन मृग, यानी जो हाथ यानी सूंड से ही काम चलाए, उसका नाम था हस्तिन मृग। आज की स्थिति क्या है? तो हस्ती मृग जो है वह अब हाथी के रूप में ही रह गया। मृग शब्द गायब हो गया और मृग का अर्थ सिर्फ हरिण लिया जा रहा है, जबकि आज भी मृग का अर्थ जानवर होता है। जानवरों का जो राजा है सिंह, उसे मृगेंद्र कहा जाता है। हरिणों के राजा को मृगेंद्र नहीं कहते हैं। यानी जो मृग है, मृग शब्द का अर्थ संकोच हुआ, अर्थापकर्ष हुआ, अर्थोत्कर्ष नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे जो शब्द हैं वे अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच की दिशाओं को बताते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो अर्थादेश हो जाता है, यानी उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ बताए जाते हैं, वहां पर जो अर्थ परिवर्तन की तीसरी दशा की उपस्थिति होती है। जैसे किसी को कहा जाता है बृहस्पति के अवतार। आजकल महामूर्खों को भी बृहस्पति का अवतार कहा जाने लगा है। होना तो चाहिए कि बृहस्पति के समान वो बुद्धिमान हो, लेकिन अर्थादेश ऐसा हो गया, बदल गया कि अब वह मूर्खों का वाचक हो गया। इस प्रकार से जो शब्द शक्ति है, शब्द और अर्थ के संबंध को बनाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। हमारे यहाँ भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन की
तीन दशाएं हैं। पहला अर्थोत्कर्ष, दूसरा अर्थापकर्ष और तीसरा अर्थादेश। अन्य अर्थ में देखा जाए तो पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच और तीसरा है अर्थादेश। जहाँ किसी सामान्य अर्थ का किसी शब्द के सामान्य अर्थ का परवर्ती काल में व्यापक अर्थ हो जाए, विस्तार हो जाए, वहाँ अर्थ विस्तार की दिशा मानी जाएगी। जहाँ पर जो शब्द का अर्थ है वह क्रमशः संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है या निम्न अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पर अर्थाप्रकर्ष या अर्थ संकोच होगा। उसी प्रकार से जहाँ पूर्णतः अर्थ बदल जाए, नया अर्थ आ जाए जिससे कोई संबद्धता नहीं है, वहाँ पर अर्थादेश होगा। तो हमारे संस्कृत साहित्य में या हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका अर्थ विस्तार हुआ है, अर्थ संकोच हुआ है या अर्थादेश हुआ है। जैसे शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। लखी गुरुजन बिच संग कमल सो शीस छुआई शाम। यानी कमल से भगवान श्री राम ने अपने शरीर को झुकाया, स्पर्श कराया। लखी गुरुजन बिच आरसी हिए लगाई बाम। उसके बाद जो राधिका ने आईना को या कंगन के नग को सामने रख करके अपने हृदय से धारण कर लिया, उसे लगा लिया, इसलिए कि उसमें भगवान की छवि आ गई थी। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश की प्रवृत्ति मिलती है। हमारा भाषा विज्ञान भाषाओं के अर्थ, भाषाओं के शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कारण और अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में अध्ययन कराते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग करें तो यह देख कर करें कि उसका अर्थ संकोच हो रहा है या अर्थादेश हो रहा है या अर्थापकर्ष हो रहा है या अर्थोत्कर्ष हो रहा है। यानी शब्द के अर्थ को ऊंचाई तक पहुंचाना, उच्चता तक पहुंचाना अर्थोत्कर्ष है। निम्न अर्थ का द्योतक हो जाना अर्थ संकोच का वाचक है। और अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच से भिन्न अर्थ यदि तीसरा ले लिया जाता है तो उसको अर्थादेश कहते हैं। उससे उसका कोई संबंध रहता ही नहीं है। जैसे मृग का मैंने बताया कि मृग का अर्थ होता है हरिण, लेकिन शाखा मृग का अर्थ होता है वानर। यानी मृग मैंने जैसे पहले बताया मृगवाचक था आम जानवरों का, इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को मृग कहा जाता था।
वानर को शाखा मृग, इसलिए कि वे पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं। जो सूंड से भोजन करते थे उनको हस्तिन मृग, और जो जमीन पर घूम घूम करके चरते थे उनको मृग, और जानवरों के राजा को मृगेंद्र कहा जाता था। इस प्रकार से उस मृग शब्द का क्रमशः अर्थ संकोच होते हुए चला गया है, और भविष्य में लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि मृगेंद्र का अर्थ शेर या सिंह होगा। इसलिए कि अब मृग सिर्फ वाचक हो गया है हरिण का। इस कारण मैं विद्यार्थियों से पुनः कहने जा रहा हूं कि भाषा विज्ञान का उत्तर बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, सीमित क्षेत्र में होता है। 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ के भी प्रश्न हो सकते हैं, उसमें 2 पृष्ठ में भी अच्छे अंक मिल सकते हैं, 20 में 15-16 मिल सकते हैं, बशर्ते कि सही ढंग से उसको लिखा जाए। सूर और तुलसी के भाव पक्ष और कला पक्ष के मूल्यांकन के समान बृहद प्रश्न इसमें नहीं रहते, सीमित क्षेत्र के प्रश्न रहते हैं। इसलिए मैं जो आज बताने के लिए प्रयास कर रहा था वह शब्द के अर्थ परिवर्तन की दिशाओं से संबद्ध था। अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हुई। पहला अर्थ विस्तार, दूसरा अर्थ संकोच और तीसरा अर्थादेश। उसको दूसरे अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो पहला है अर्थोत्कर्ष, दूसरा है अर्थापकर्ष और तीसरा है अर्थादेश। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को श्रवण करके कंठस्थ करें और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर भविष्य की परीक्षा की तैयारी करें। आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकते हैं, शर्त ये है कि आप सदप्रयास जरूर करें। आज तक ही मैट्रिक की परीक्षा के चलते महाविद्यालय बंद रहा है। कल से आप लोग का वर्ग महाविद्यालय परिसर में ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन वर्गों में उपस्थित होने के लिए आप महाविद्यालय जरूर पहुँचे, मास्क लगा करके पहुँचे, हाथ को सैनिटाइज करके पहुँचे। आपको अध्ययन का लाभ दिया जाएगा कुशल अध्यापन के द्वारा। धन्यवाद।